नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। जातिगत जनगणना की शक्ल में केंद्र सरकार ने देश की राजनीतिक झील में कोई पत्थर या चट्टान नहीं बल्कि पूरा पहाड़ गिरा दिया है, जिससे पैदा हो रही सवालों, जिज्ञासाओं और कयासों की लहरें थमने का नाम नहीं ले रही। अब तक सेंसस यानी जनगणना में मुस्लिम समुदाय की गिनती एक ब्लॉक के तौर पर होती थी, एक वर्ग के तौर पर होती थी, लेकिन अब बहुत सारी रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि जो जनगणना को लेकर नया मसौदा तैयार हुआ है, जिसमें जाति जनगणना की बात की जा रही है, उसमें पसमानदा मुसलमानों की गिनती अलग से होगी। पसमानदा मुसलमानों की सही तादाद पता लगाकर उन्हें ओबीसी वर्ग में शामिल किया जा सकता है। ऐसा हुआ तो पसमानदा मुस्लिम सीधे तौर पर मंडल के तहत मिलने वाले ओबीसी आरक्षण के हकदार हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मंडल कमीशन ने 80 से ज्यादा मुस्लिम वर्ग में ऐसे सामाजिक समूहों की पहचान की थी जिसे पिछड़े मुसलमानों की श्रेणी में रखा गया और ओबीसी के तहत उन्हें आरक्षण अब भी मिल रहा है, केंद्र की सूचियों के मुताबिक भी और राज्य की सूचियों के मुताबिक भी। लेकिन वो 80 से ज्यादा कुछ 82-83 सामाजिक समूह हैं जिनकी तादाद कुल मिलाकर बहुत कम हो जाती है। अगर हम पूरे पसमानदा मुस्लिम समाज की बात करते हैं तो दावा किया जाता है कि वो पूरी मुस्लिम आबादी के देश में 80 से 85% है। तो क्या चुनाव के नजरिए से इसे मुस्लिम वोट के बंटवारे के तौर पर देखा जा सकता है? क्या ये मुसलमानों के भीतर वर्ग की पहचान कर मजहब पर होने वाली सियासत को चुनौती देने की रणनीति है? मैं आपको यह भी बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी कई बार बीजेपी की बैठकों में यह ताकीद कर चुके हैं कि बीजेपी को पसमानदा मुसलमानों को अपने साथ लाने के लिए कोशिशें करनी चाहिए। सरकारें, यूपी सरकार के अलावा और जगहों पर बीजेपी सरकारों ने ऐसी कई नीतियां भी बनाई जिसमें दावा किया गया कि पसमानदा मुस्लिम उसका लाभ ले रहे हैं, लेकिन ये तमाम कोशिशें वोट की शक्ल में खास नतीजे नहीं दे पाई। अब जो ये नई बात सामने आ रही है कि जाति जनगणना होगी मुस्लिमों की भी और पसमानदा को ओबीसी में शामिल किया जाएगा, ये मुस्लिम पॉलिटिक्स के हिसाब से बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। और इस पूरी सियासत को समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो बहुत वरिष्ठ पत्रकार, राहुल लाल वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और बिलाल सब्जवारी भी बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। हम बात करेंगे इनसे। सबसे पहले राहुल लाल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये खबर आज हमने देखी तमाम जगहों पर कि हालांकि सरकार ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है दोस्तों, लेकिन इस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है कि पसमानदा मुसलमानों की भी अब गिनती होगी और उन्हें ओबीसी में शामिल किया जा सकता है। आपके हिसाब से इसके क्या राजनीतिक मायने हैं? नीरज जी, देखिए, जो जातिगत जनगणना को लेके और विशेषकर मुस्लिमों के भीतर भी जो है कि पसमानदा समाज की गिनती करने को लेकर जो मामला है, वो हमें लग रहा है कि भारतीय राजनीति को एक नया दिलचस्प मोड़ दे सकता है। जातिगत जनगणना, जैसा आपने कहा ही कि भारतीय राजनीति में कोई एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कोई पत्थर फेंक के टेस्ट नहीं किया, पूरा का पूरा पहाड़ी उन्होंने गिरा दिया है। और जब जातिगत जनगणना की बात हो रही है तो स्पष्ट है कि 2011 तक जो जनगणना हुई है उससे बिल्कुल अलग होने वाली है। और उस स्थिति में इस तमाम जो अब तक के रिपोर्ट्स हैं, तमाम तरह की चीजें हैं, अगर अल्पसंख्यक समूह की दृष्टि से देखा जाए तो यह बिल्कुल मुफीद मामला बनता है कि उसमें भी 80 से 85% की पूरी संख्या जो है पसमानदा समाज की जा सकती है। और उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का हम लोगों ने पहले भी वो प्रयास देखे हैं, जब वो पसमानदा समाज को लेकर काफी उन्होंने गंभीरता दिखाई है। अलग अलग मसलों पे भारतीय जनता पार्टी जो है कि उस समूह को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करती भी रही है। लेकिन कभी भी राजनीतिक दृष्टि से बीजेपी चाहे जितना भी दावा वादा कर ले, लेकिन एज ए वोट बैंक वो पसमानदा समाज को नहीं बना पाई। लेकिन इस जगह पे, क्योंकि देखिए, इस समय जब जातिगत जनगणना की स्थिति बनी है, उस समय अगर पसमानदा समाज को कि में अलग अलग जातियों को और जोड़ा जाता है, अलग अलग समूह के लोग, अब मुस्लिम समूह में भी जो है कि उसमें कई सारी अल्पसंख्यक की जातियां इनको चिन्हित किया जा सकता है, तो फिर इससे बड़ा परिवर्तनकारी फैसला हो गई। लेकिन उसका क्रेडिट किसके पास जाएगा? अभी तो हम लोग देख ही रहे हैं लगातार ये चीज, नीरज जी, की जब से जातिगत जनगणना को लेके जब हम लोग तमाम टीवी चैनलों के सब जगह डिबेट में जाया करते थे, तो जो तर्क हम लोग रखा करते थे उसमें बीजेपी के तमाम लोग आते थे और वो तो सीधे खारिज कर देते थे। वो कहते थे कि भाई जातिगत जनगणना का क्या मामला है, जाति के आधार पर देश को जो है कि बांटने की कोशिशें हो रही हैं
बटोगे तो कटोगे सरीखे नारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दिया हुआ था। अब भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल यू टर्न लेते हुए जनगणना कराने का फैसला लिया, और उसके साथ ही आज जिस तरह से सब जगह ये न्यूज है, चाहे अखबारों में, टीवी पे, तमाम जगह जो है कि ये न्यूज आ रही है कि मुस्लिमों के भीतर की भी जनगणना होगी। अब स्वाभाविक भी लग रहा है, ये समाचार मुझे गलत भी नहीं लग रहा नीरज जी। जब जातिगत जनगणना को सरकार तैयार है, तो वैसे स्थिति में जातिवाद जनगणना जो है कि अगर हिंदुओं की होगी, फिर मुस्लिमों को क्यों नहीं होगी? पारसियों के भीतर भी अगर अलग अलग समूह है जातियों के, तो वहां पे भी होगी। लेकिन मुस्लिम एक बड़ा राजनीतिक वर्ग बनता है यहाँ पे, और अब तक भारतीय जनता पार्टी से उसकी दूरी रही है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी उस दूरी को पाटने के लिए उन्हें जो है कि उनकी गिनती करके भविष्य में उन्हें आरक्षण का बड़ा लाभ देने जाएगी? और अगर ये आरक्षण का बड़ा लाभ भारतीय जनता पार्टी दे रही है, तो क्या अब हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी टाटा बाय बाय करने वाली है? ये कई सारे सवाल अभी भी बने हुए हैं। तो हमें लग रहा है कि इसमें देखिए, एक तो मामला वो भी है कि 50% का जो पूरा आरक्षण का मामला है, और वो जो सुप्रीम कोर्ट का कैप लगा हुआ है इंदिरा शाहनी केस के मामले से, वो कैप को क्या तोड़ के आरक्षण का लाभ दिया जाएगा? अभी हम लोगों ने ये भी चीज देखा कर्नाटक में या अन्य जगहों पे, जब कांग्रेस शासित जगहों पे कुछ अन्य जो है कि उसमें मुस्लिम समूह के जाति समूहों को लाला के आरक्षण दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी डंके के चोट पे मुस्लिम आरक्षण करके कांग्रेस के ऊपर जो है कि वो हमलावर भी रही है। लेकिन कई मामलों पे बीजेपी ने यू टर्न लिया है। बीजेपी के इस यू टर्न का क्या अभी आगे क्या इसके प्रभाव पड़ेंगे, और वो क्या कितना गंभीरता इस पूरे प्रकरण में दिखाएगी, इन सबों के ऊपर अभी हम लोगों की नजर बनी हुई है नीरज जी। लेकिन ये एक कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है, ये काफी बड़े फैसले हैं, और इसके जो प्रभाव हैं, वो चाहे अभी हम लोग मुस्लिमों में जातियों की जनगणना की दृष्टि से बात करें, या फिर बाकी अन्य सेक्शन में भी इसके बड़े बड़े डिमांड होने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने एक तरह से प्राइवेट सेक्टर तक की भी बात उन्होंने खोल के कर दी कि भाई निजी शिक्षण संस्थानों में तो 15-5 वो लेके आ ही गए थे, लेकिन क्या प्राइवेट सेक्टर में दिया जाएगा? 50% के उसको तोड़ने के लिए क्या सरकार कोई संविधान संशोधन करेगी? और फिर अलग अलग पार्टियों ने यह भी डिमांड कर दिया कि परिसीमन के अंतर्गत भी जो है कि वहां पे भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। तो ये एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स खुला है नीरज जी, जिसमें अभी बहुत सारी चीजें अभी बाहर निकल कर आनी है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये तो अभी इसमें जैसा योगेंद्र यादव ने अमीश एक बड़े अच्छी तुलनात्मक बात कही। उन्होंने कहा कि ये एक बात है कि आप किसी का ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, एमआरआई कर रहे हैं, ये तो रिपोर्ट ही आएगी ना, लेकिन इलाज क्या होगा इसे लेकर अभी तस्वीर कोई साफ नहीं है, जैसा कि राहुल जी ने भी कहा। बिलाल, आपसे भी मैं ये समझना चाहता हूं, पसमंदा पॉलिटिक्स, पसमंदा मुस्लिम, पिछले कई सालों से हम ये शब्द जो है चुनाव की राजनीति में सुनते हैं, लेकिन अब ये जो एक नई बात है कि भाई पसमानदा मुसलमानों की अलग से गिनती होगी, उन्हें ओबीसी में शामिल किया जा सकता है। चुनावी नजरिए से इसे आप बीजेपी की कैसी रणनीति देखते हैं? क्या ये मुस्लिम वोट में बंटवारा करने की रणनीति है, या फिर जैसा अब तक हुआ है, बीजेपी को अब तक तो कोई साथ मिला नहीं है पसमानदा मुसलमानों का या मुस्लिमों के किसी भी समूह का, तो ये क्या आगे हो पाएगा? आप इसे कैसे देखते हैं? ठीक फरमा रहे हैं आप मुझे। दरअसल पसमंदा राजनीति भारतीय जनता पार्टी की एक अलग निशा है, और मुसलमानों को आरक्षण देना और मुसलमानों की पिछड़ी जातियों को आरक्षण देना ये अलग विषय है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड रहा है, सैद्धांतिक स्टैंड, वो हमेशा से माइनॉरिटीज को लेकर, खासतौर से मुस्लिम माइनॉरिटीज को लेकर, नीरज भाई, यही रहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाता, इसलिए वो मुसलमानों के आरक्षण की विरोधी। लेकिन अगर आप इसके बैकग्राउंड में जाएं, तो सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट थी, उसके माध्यम से जब माइनॉरिटी समाज का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एक्सरे किया गया, और जिसके जो हाई पावर कमेटी थी, जिसके माध्यम से ये पता लगा, जिसका नटशेल ये था कि माइनॉरिटी एज अ होल इज बैकवर्ड, तो इसलिए उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। उस समय मिनिस्टर ऑफ एचआरडी अर्जुन सिंह हुआ करते थे, और जब उनसे सवाल किया गया था कि साहब सच्चर कमेटी की जो मूल अवधारणा है, तो वो ये कहती है कि माइनॉरिटी एज अ होल इज बैकवर्ड, तब आप मानते हैं कि धर्म की जो कंडीशन है वो नलीफाई हो जाएगी? तो उस वक्त अर्जुन सिंह जी ने कहा था कि धर्म की कंडीशन नलीफाई नहीं, इसलिए ये ब्लॉक हो जाता है। लेकिन जब आप
जब आप मुसलमानों के आरक्षण देने की बात करते हैं, पसमानदा समाज को आरक्षण देने की बात करते हैं, तो मुस्लिम जातियों को धर्म के आधार पर नहीं, लेकिन पिछड़ी जातियों के आधार पर आरक्षण हिंदुस्तान में अभी भी प्राप्त है। लेकिन जब अब ये जाति जनगणना की जब बात आती है, तो यकीनन उनका पूरा एक डायग्नोज हो जाएगा, उनको उनका सेगमेंट बन जाएगा कि कौन वास्तव में पिछड़े हैं, कौन उसमें अति पिछड़े हैं और कौन उसके अपर कास्ट। तो ये एक अच्छी पहल मुसलमानों की शुरू से ये मांग रही है, मुस्लिम कम्युनिटी की जो सच्चर कमेटी के माध्यम से थी कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए। तो अगर ये जातीय जनगणना के माध्यम से ये पॉसिबल होता है, तो ये बहुत अच्छा रिफॉर्म होगा मुसलमानों के लिए, मुसलमानों का इसमें बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। और मैं मानता हूं कि ये अच्छी चीज है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व की राजनीति थी, और उस हिंदुत्व की राजनीति के छाते में वो जो पिछड़े पसमानदा समाज के, मुस्लिम समाज की जो राजनीति करनी चाहती थी, वो एक दूसरे के विरोधाभासी थी। तो मुस्लिम समाज को ये लगता था, एक तरफ तो आप माइनॉरिटीज के विरोधी हो और फिर पसमानदा मुस्लिम समाज को साथ लेना चाहते हो। तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस की वजह से भारतीय पसमानदा समाज पर भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति को पूरी तरह ट्यून्ड नहीं कर पाई। ये फंडामेंटल डिफरेंस था, क्योंकि मुसलमानों के अंदर अभी भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। अगर आप देखें व्यवहारिकता से, तो मुसलमानों के अंदर वो कास्ट फैक्टर एक सर्टिफिकेट के रूप में तो है, लेकिन व्यवहारिक रूप से उतना नहीं होता जितना ये अन्य समुदाय और अन्य धर्मों पे लागू होता है। तो माइनॉरिटीज का जो अपर कास्ट है, माइनॉरिटीज का जो पिछड़ा पसमानदा समाज है, तो इसके अगर सच्चर कमेटी के दृष्टिकोण से आप समीक्षा करें तो सबके हालात एक से ही है, क्योंकि उसकी फिलॉसफी यही है कि माइनॉरिटी एज ए होल इज बैकवर्ड, तो उसे आरक्षण चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही थी। तो अगर ये जातीय जनगणना के माध्यम से ये मांग पूरी होती है मुसलमानों की, तो मुसलमानों का इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट है। नहीं, सही बात है। तो अगर मगर का सवाल तो है नीरज जी, लेकिन जो जो राजनीति करने के लिए बीजेपी जानी जाती है और जातिगत जनगणना कर ले और उसका आउटकम मुसलमान एज ए होल कम्युनिटी के लिए, जिसकी आबादी अगर औसत गणित ही केवल लगा ले तो 15 करोड़ के ऊपर बैठ जाएगी, अगर पसमानदा मुसलमानों की केवल बात की जाए, तो उनको ओबीसी आरक्षण में शामिल कर ले, तो मतलब ये तो सूरज पश्चिम से मुझे याद आ रहा है कि शायद 2024 के चुनाव के प्रचार के दौरान यूपी में, पश्चिमी यूपी में किसी रैली में प्रधानमंत्री ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों ने मुस्लिम वोट का हवा दिखाकर पसमानदा मुसलमानों का शोषण किया है। नहीं, प्रधानमंत्री तो ये लगातार ये बात कहते रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी की टॉप लीडरशिप ये भी तो कैंपेन करती है कि मुसलमानों को हिंदुओं का छीन कर दे दिया जाए, चाहे वो आभूषण छीन कर दे दिया जाएगा, चाहे वो आरक्षण छीन कर दे दिया जाएगा। ये कैंपेन भी भाजपा का ही कैंपेन है राहुल जी। चलिए इस पर अलग से आएंगे कि मुसलमानों की राजनीति में क्या, ये मैं समझना चाहूंगा कि भाजपा की ये जो टैक्टिक्स, भाजपा नहीं अब सरकार कह लीजिए, कि भाजपा की जो केंद्र की सरकार है या भाजपा की जो प्रदेश की सरकार है, हम प्रदेश की सरकार की भी बात कर लेते हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश में माहौल, उत्तर प्रदेश का देशव्यापी भाजपा के नैरेटिव को सूट करने वाला माहौल ये है कि मुसलमानों को अपीज किया जाता है, मुसलमानों के हित में काम करने के आरोप लगाए जाते हैं पूर्ववर्ती सरकारों पर, और बीजेपी इसी आधार पर वोट मांगती रही है। बीजेपी का अगर अपना तंत्र इस बात को प्रमोट करेगा कि हम पसमानदा मुसलमानों के हित की बात कर रहे हैं, तो वो किस आधार पर फिर विपक्ष के ऊपर आरोप लगाए कि वो मुसलमानों के हित ऐसी पार्टी है, पहली बात। और दूसरी बात मैं ये समझना चाहूंगा कि क्या भाजपा केवल और केवल ऐसा करना चाहती है कि मुसलमान वोट दिग्भ्रमित होकर कुछ ना कुछ टूट जाए इसी बहाने, क्योंकि अब तक के लाख प्रयास के बावजूद सीएसडीएस तो यही कहता है कि 8% मुसलमान जो है वो एनडीए के साथ गया था 2024 के लोकसभा चुनाव में, शायद 7% 8%, 2019 से 1% कम ही हो गया था। तो राहुल जी, ये जो दो चीजें मैं अपने दर्शकों को समझने के लिए कि आपका क्या मानना है इस पर? देखिए अमीश जी, दो तीन चीजें तो इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहले कि भारतीय जनता पार्टी क्या इतना बड़ा यू टर्न लेने वाली है। वो अगर मुस्लिम समूह के 85% लोगों को वो रिजर्वेशन के दायरे में लाएगी, और अभी हम लोग अगर ज्यादा पुराना ना, पिछले लोकसभा चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी के पूरे चुनाव प्रचार को देखें, पूरे कैंपेन को देखें, तो उन्होंने ना केवल गहने जेवर, उन्होंने तो भैंस ले जाने तक की भी बात कर दी थी कि कांग्रेस जो है कि को वोट दीजिएगा वो भैंस भी उठा के जो है कि मुस्लिमों को दे देगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक स्टैंड है। और अभी हम लोगों को ये भी चीज दिखता है
कि स्वतंत्र भारत में पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल है और उसमें एक भी मुस्लिम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास पूरे मौके थे कि वो राज्यसभा, अगर कोई जीत के नहीं भी आ रहा है, किसी को राज्यसभा से भी किसी पसमानदा को वो राज्यसभा का मेंबर बनाते और केंद्रीय मंत्रिमंडल में ही तो अभी ये जो है कि जो भारतीय जनता पार्टी की अब तक की राजनीति रही है और उसके आधार पे जो पसमानदा वाली पूरी राजनीति है कि वहां पे भी वो चीज करेगी, ये कहीं दोनों तालमेल बनते हुए नहीं नजर आ रही है। ये जरूर हम लोग कह सकते हैं कि इस पूरे राजनीति के माध्यम से एक मुस्लिम वोटों के को बांटने का प्रयास जरूर है, क्योंकि हम जैसा आप कह भी रहे हैं कि CSDS के जो आंकड़े हैं 7-8% सीधे सीधे वो वोट जो है कि वो केवल एनडीए के खाते में जाते हुए देखा है, तो वो उसको कैसे जो है कि और वो दूसरे तरफ सीधा इंडिया अलायंस में भी जाते हुए दिखाई दिया है हम लोगों को लोकसभा चुनाव में। तो क्या उन वोटों में जिस तरह से ओवैसी साहब उसके बड़े दावेदार होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कुछ दावेदार आ जाते हैं, तो दिल्ली के चुनाव में हम लोगों ने देखा यहाँ की स्थितियां कैसी बनी थी। अभी जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो वहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में उन वोटों का बंटवारा होते हुए हम लोगों ने देखा और उसका भारतीय जनता पार्टी को लाभ भी पहुंचते हुए देखा हम लोगों ने। तो हमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा उन वोटों में कुछ बंटवारा चाह रही है, लेकिन जो जमीनी स्थिति है अमीर जी, जब से सरकार ने यह निर्णय लिया है, भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटरों में ही बड़ी निराशा की स्थिति दिखाई दे रही है। और जो बड़े तमाम में जो है कि बड़े खड़े रहे हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं तो वहां पे भी जो एक निराशा की स्थितियां दिखाई दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सही है कि विपक्ष पहले से जातीय जनगणना को लेकर बड़ा मुद्दा राहुल गांधी बनाए हुए थे, अब भारतीय जनता पार्टी उसे जो है कि यू टर्न लेते हुए जो है कि उसे स्वीकार कर लिया है, लेकिन अपने ही समर्थकों को भी प्रारंभिक मुद्दे पे समझाना और उनको, और उस स्थिति में जो जातिगत जनगणना से पहले ही निराश है उनके सवर्ण वर्ग के समर्थक, उस जगह पे आप उनको फिर ये न्यूज देना कि नहीं अब 85% जो है कि मुस्लिम समुदाय भी आरक्षण के दायरे में आएगा, तो ये बातें अभी समझ से परे वाली स्थितियां हैं कि क्या बीजेपी इस हद तक अपनी राजनीति को बदलने जा रही है। हालांकि ये हम लोग अगर देखें उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ही केवल संक्षेप में कहूं कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश रही है कि वो हम लोगों ने देखा कि गैर यादव ओबीसी को वो 2014 से छोटे छोटे समूहों को वो गोलबंद करती हुई रही है। तो उस स्थिति में अगर वो मुस्लिमों से भी एक बड़े समूह को अपने तरफ ले तो वो तो उनके लिए एक स्थिति अच्छी बनेगी, लेकिन जो पोलराइजेशन पॉलिटिक्स है वो उनको वहां पे फिर शूट नहीं करेगा। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। ये इस बात को डिकोड कर लेना इतना वन लाइनर तो है नहीं नीरज जी, बिल्कुल, क्योंकि जब पूरा देश इस बात के लिए उत्कंठा से प्रतीक्षा कर रहा था और मैं तो कहूँ कर रहा है और तब तक करता रहेगा जब तक कोई खबर नहीं आ जाएगी कि पहलगाम हमले का बदला चुकाया जाएगा और सरकार कुछ ऐसा करके दिखाएगी जो भूतो न भविष्यति होगा और आतंकवादियों को और आतंकवाद के परस्त मुल्कों को एक कठोर संदेश जाएगा। उस वक्त में जब पूरी राजनीति देश प्रेम और राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत थी, उस वक्त में यह फैसला ले लेना कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे और इसको और उसका एक स्टेप फर्दर और आगे जाना कि पसमानदा मुसलमानों के हित की बात करेंगे इसके माध्यम से, ये कुछ समझ में ऐसी बात है जो नहीं आ रही और यही हम आज के अपने इस कार्यक्रम में समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिलाल जी, मैं आपके पास में आता हूँ। ये तो तय बात है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव दो नेता उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश से राहुल गांधी इसलिए क्योंकि रायबरेली के सांसद हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, और इन दो नेताओं ने आज के डेट में आप कह लीजिए कि ये चैंपियन रहे कि कास्ट सेंसस होगा। इन्होंने ये अश्योर कराया विपक्ष के नेता होने के नाते और सरकार को इनकी बात माननी पड़ गई। ये एक भाजपा के लिए, भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए, भाजपा के लोकल नेतृत्व के लिए यही पचा पाना अभी कठिन हो रहा था कि भाई राहुल गांधी की बात मान ली गई, अखिलेश यादव की बात मान ली गई और अब ये दोनों नेता ये भी कह रहे हैं कि अब हम 50% का वो आरक्षण का दायरा भी तोड़ देंगे जो राहुल जी इशारा कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की कैपिंग है। हालांकि जिसमें एक बात और है कि आरक्षण के जानकार ये कहते हैं आरक्षण पॉलिटिक्स के कि इस कैपिंग को ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ही तोड़ चुका है 10% EWS देके, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई ऐसी कैपिंग नहीं लगाई है। उसने कहा है कि अगर जरूरत पड़ेगी कि इस पर पुनर्विचार किया जाए और जातियों को अफर्मेटिव एक्शन या समाज को अफर्मेटिव एक्शन की जरूरत पड़ेगी तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच इसको हटा नहीं सकती और तमाम जिरा। तो जब ये दोनों नेता ये क्लेम कर रहे हैं कि हम आरक्षण का दायरे को बढ़ाएंगे, उस बीच में ये कहना कि हम मुसलमानों के हित का या ऐसी पोस्चरिंग ही ले लेना, क्या भाजपा के लिए आइडियोलॉजिकली वो सुसाइडल टाइप का स्टेप नहीं हो जाएगा कि आप
कहना क्या चाह रहे हैं स्पष्ट ही नहीं हो रहा है। आप क्या ओबीसी को एड्रेस कर रहे हैं, आप क्या एससी एसटी को एड्रेस कर रहे हैं, आप मुसलमानों को एड्रेस कर रहे हैं कि एक जो हिंदू नैरेटिव आपका था वो इन सबके बीच में कहां चला गया, वो हिंदुत्व की राजनीति कहां चली गई? नहीं, आप एक बड़ा व्यापक आपने सवाल किया, लेकिन मैंने एक चीज फंडामेंटल आपको बताई कि जब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति मुसलमानों के धर्म विरुद्ध दिखाई पड़ती है तो उसमें पसमानदा समाज का भी धर्म इस्लाम है और अगड़ो मुसलमानों का भी धर्म इस्लाम है, तो उनके लिए धर्म प्रिय होता है पहले। इसलिए हिंदू एंटी माइनॉरिटी पॉलिटिक्स उनको डिवाइड होने की बजाय उनको कंसोलिडेट करती है उल्टा हुआ। जब आप एंटी माइनॉरिटी पॉलिटिक्स करते हो, एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स करते हो, एंटी इस्लाम पॉलिटिक्स करते हो या एंटी रिलीजन पॉलिटिक्स करते हो तो फिर डिवीजन नहीं होता, फिर उसमें कंसोलिडेशन होता है। मुसलमान का जो कास्ट कि जो मुसलमानों के अंदर जो कास्ट फैक्टर है वो माइनस होके धार्मिक रूप से और यूनाइट हो जाता है, ये उसका फंडामेंटल है। इसी वजह से कि एंटी धर्म राजनीति करके आप पसमंदा को नहीं बांट सकते फिर मुसलमानों से। अगर आप अपर कास्ट लोअर कास्ट की पॉलिटिक्स करके तो बांटा जा सकता है, लेकिन एंटी धर्म की राजनीति करके पसमंदा मुसलमान को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म तो सबका एक ही है। लेकिन मैं आपको यहाँ टेक्निकल पॉइंट पर आ रहा हूं जिसको हम पूरे देश में समझने की जरूरत है कि इस घोषणा का एक टेक्निकल एस्पेक्ट है। नीरज भाई, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस जब ये घोषणा की तो उन्होंने कहा हम जातीय जनगणना कराएंगे। तो ये जातीय जनगणना कराना एक अलग चीज है, जातीय जनगणना लागू करना और फिर उस लागू करने के साथ साथ 50% की आरक्षण की कैप हटाना, ये एक अलग पॉलिटिकल कमिटमेंट है। ये एक स्ट्रेटेजिकल है कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, लेकिन उसे लागू करना, 50% की कैप हटाना, ये पॉलिटिकल कमिटमेंट है। तो ये पसमंदा से ज्यादा हिंदू अपर कास्ट में बूमरैंग करता है हिंदुओं की, क्योंकि अभी तक जो राजनीति हुई है कि साहब हम धर्म को नहीं बंटने देंगे, हम सनातन को नहीं बंटने देंगे, हम हिंदुओं में विभाजन नहीं होने देंगे, ये एक पॉलिटिकल लाइन रही है। तो क्या इस पर विदिन भारतीय जनता पार्टी और विदिन आरएसएस इस पर कोई सहमति है कि इसके जब एग्जीक्यूशन होगा तो इसका एग्जीक्यूशन का मतलब नीरज भाई सीधा सीधा यह है, मान लीजिए कि ये एग्जीक्यूशन लेवल पे जाती है, जातीय जनगणना होती है, फिर ये इंप्लीमेंट होती है, 50% की कैप हटती है, जैसी डिमांड है समाज के अंदर विपक्षी दलों की या सामाजिक न्याय की मांग करने वालों, तो ये हिंदू समाज में भी सीधा सीधा वर्टिकल डिवीजन कर देगी, यानी कि एक तरफ माइनॉरिटी हिंदू बना देगी और एक तरफ मेजोरिटी हिंदू बना देगी। जैसे आप कहते हैं ना कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो जो बड़ी हिस्सेदारी वाले लोग हैं वो मेजोरिटी हिंदू कहलाएंगे और जो कम हिस्से जिनकी संख्या कम है वो माइनॉरिटी हिंदू कहलाएंगे। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के साथ, यानी कि उनके अंदर एक आइडियोलॉजिकल जो एक रिफ्ट है वो बहुत बड़ा पैदा हो सकता है। उसमें अपर कास्ट की बात आती है कि क्या अपर कास्ट उस सिचुएशन में भारतीय जनता पार्टी से हटेगा, तो अपर कास्ट को इन्होंने बीच में फंसा दिया, क्योंकि कांग्रेस एक अपर कास्ट का एक विकल्प होता है हमेशा राष्ट्रीय स्तर पर। तो कांग्रेस भी जातीय जनगणना की बात कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी जनगणना की बात कर रही है, तो अपर कास्ट अब जाए तो कहां जाए, तो वो धर्म के नाम पर हो सकता है भाजपा के साथ ही रुके, लेकिन इंटरनल जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं तो इतना बड़ा व्यापक हो जाएगा कि इससे समाज के अंदर एक टकराव पैदा हो सकता है। तो अब ये पैदा होता है कि भारतीय जनता पार्टी किस स्ट्रेटेजी से इसे लागू करेगी, तो हो सकता है वो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी से लागू करे, यानी कि वो यादव समाज को, जाटव को तो ये उनको क्रीमी लेयर बना दे, क्या है कि साहब आप इतने समर्थ हो गए, आप इतने शिक्षित हो गए, आप इतने संपन्न हो गए, अब जातीय जनगणना के आंकड़े आ गए, अब आप क्रीमी लेयर का हिस्सा होइए। तो राजनीति भारतीय जनता पार्टी की रही थी ना कि एंटी यादव दूसरे गैर यादव को पोलराइज करती थी, एंटी जाटव गैर जाटव को पोलराइज करती थी, तो उसको एग्जीक्यूशन लेवल पे भी लाएगी भारतीय जनता पार्टी। तो सब जाटव को और यादव को तो वो क्रीमी लेयर का हिस्सा बना देगी, और इसके अलावा जो गैर अन्य बिरादरियां उनको वो एडजस्ट करेगी आरक्षण के अंदर। तो इस पर फिर एक टकराव होगा, इस पर फिर एक जंग छिड़ेगी। तो ये आसान नहीं है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये इशू। इस पर अभी बहुत ज्यादा डिबेट होगी, इसके अंदर बहुत ज्यादा शेड्स देखने को मिलेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक द्वंद्व देखने को मिल सकता है,
इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो हिंदुत्व की राजनीति वो कितनी डाइल्यूट हो पाएगी, उससे वो कितना यू टर्न ले पाएंगे। ये इतना टिपिकल इशू है कि इसको बहुत जल्द ही एनालाइज कर लेना, मैं समझता हूं कि बहुत जल्दबाजी होगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं बिलाल आप, बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ जातिगत जनगणना करवाने की बात की गई है। डाटा कैसे इकट्ठा किया जाएगा, आंकड़ों को प्रोसेस कैसे किया जाएगा। अमीश, अगर आसान भाषा में मैं कहूं कि अभी ये तय हुआ है कि हम एक बीज बोएंगे। अब वो बीज बोने के बाद उसे तमाम गर्मी, आंधी, बारिश को झेलते हुए बड़ा होना है, उस पेड़ से अलग अलग शाखाएं निकलनी हैं और फिर जाकर उस पर वो फल लगेंगे जिन्हें हम वो नीतियां कह रहे हैं, जो वंचित शोषित समाज का भला करेंगी और उन्हें गैर बराबरी से निकालकर बराबरी पर लाएंगी। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है और इस पूरी प्रक्रिया को कई झंझावातों से निकलना है। लेकिन फिलहाल जैसा मैंने शुरू में कहा कि बीजेपी ने राजनीति की झील में एक पहाड़ तो गिरा ही दिया है, इसीलिए हम भी लगातार इस पर बहस कर रहे हैं और पूरे देश में इसे लेकर एक हलचल, एक उठापटक मची हुई है कि आखिर इसका पॉलिटिकल नतीजा, चुनावी नतीजा किस रूप में सामने आएगा। हम लगातार इससे जुड़ी जो राजनीतिक घटनाक्रम है उन पर हमारी नजर बनी रहेगी। हम इससे जुड़े सवालों को डिकोड करने की कोशिश करते रहेंगे। आज हमारे साथ कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए राहुल लाल जी, बिलाल सब्जवारी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। नमस्कार।